हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों सीधा मैं आज अपनी बात पर आ जाता हूं क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जहां मैंने आपको बताया था 498A में लड़के को 2 साल की सजा हो गई और झूठा मुकदमा था, झूठे मुकदमे में भी सजा हो गई। आप में से बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा, उसके बाद आपके तरह तरह के प्रश्न है। एक ने बोला कि सर आप ये बताइए कि आपको कैसे पता कि झूठा मुकदमा है। एक ने बोला कि आपको पता चल गया झूठा मुकदमा है, जज साहब को क्यों नहीं पता चला। एक ने लिखा कि क्या गलती हुई सर, वो हमको समझाइए। शॉर्ट वीडियो था, क्लियरली मैंने वहां पे कहा था कि भाई लोकल मामला है, सामने वाली पार्टी की परमिशन नहीं है। आप लोगों की अवेयरनेस के लिए मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूं, लेकिन आपके साथ साथ मुझे उन लोगों का भी ध्यान रखना है जिनका केस है। अगर उनको लगता है कि वो कंफर्टेबल नहीं है अपना जजमेंट ऐसे बताने में, तो ऐसे भी आप जजमेंट की कॉपी क्या करोगे, लोअर कोर्ट का जजमेंट है, कहीं आप उसे रेफरेंस तो बना नहीं सकते। लेकिन इस केस के अंदर क्या हुआ यह जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 498 के केस आपके चल ही रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, कल मैं इसकी अपील पर काम कर रहा था और जब मैंने अपील पर काम करी, सारे कागज पढ़े तो बहुत सारे तथ्य निकल के आए। और वो सारे तथ्य आज मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि आप लोगों का प्रश्न था कि सर हमें बताइए कि इसमें क्या गलती हुई थी। तो अब आप खुद सोचिएगा कि किस हैंड पे गलती हुई है। मैं तो केवल आपको केस के फैक्ट्स बताऊंगा, सारी गवाहियां, सारा जजमेंट, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, सब कुछ। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन सीखने के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें उन धाराओं में सजा हुई है जिसमें जनरली आदमी सोचता है कि सजा हो नहीं सकती। 498 में सजा हुई, 323 में सजा हुई, डीपी एक्ट में सजा हुई। आज दोस्तों मैं कागज लेकर के आपके सामने बैठा हूं और इस ऑर्डर में सबसे पहले मैं आपको आदेश पढ़ के सुना देता हूं। आदेश में लिखा है, अभियुक्त को 504 के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है। सेकंड लिखा है, अभियुक्त को 498 भारतीय दंड संहिता के आरोप के लिए 2 वर्ष के कठोर श्रम के साथ कारावास एवं 5,000 रुपए जुर्माना, और जुर्माना नहीं दिए जाने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास। फिर लिखा है, धारा 323 के अंतर्गत अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता के आरोप के लिए 6 माह के कठोर श्रम के साथ कारावास की सजा और 1,000 रुपए जुर्माना, जुर्माना जमा नहीं करने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा। इसके बाद लिखा है, अभियुक्त को धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध के लिए 1 वर्ष के कठोर श्रम के साथ कारावास एवं मूल्य 2,000 रुपए जुर्माना, जुर्माना जमा नहीं करने पर 1 माह की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा। यह दोस्तों मामला है 323 में, 498 में और डीपी एक्ट में सजा की गई। अब मैंने इसे झूठा मुकदमा क्यों बताया? पहली बात तो यह कि लड़के ने मुझे सारे फैक्ट्स बताए और उस लड़के से मैं पिछले 2 साल से अटैच हूं, तो मुझे पता है क्या मामले की परिस्थितियां हैं। सेकेंडली, अगर हम ऑन रिकॉर्ड की बात करें तो आज मेरे पास सारे कागज हैं, सारे गवाहों के बयान हैं, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा और समझिएगा, ताकि आपके केसेज में ऐसा ना हो जाए, ऐसी गलतियां ना हो जाए। और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी इस प्रकार की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो इस पूरे मुकदमे के अंदर गवाह कौन थे? लड़की स्वयं, लड़की के पिता आईओ, एक पुलिस कांस्टेबल जिसने एफआईआर लिखी थी, और लड़के के पिता को प्रोसिक्यूशन ने गवाह बना रखा था अपना, जो कि बिल्कुल ही समझ से परे है। अब दोस्तों खैर जो भी है, अब इस पूरे मामले के अंदर परिस्थितियां जो थी वो ये था कि सबके बयानों में विरोधाभास थे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि क्या चीज है और कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन कैसे ली। देखिए बहुत सारे विरोधाभास थे, तो जो अभियुक्त के वकील साहब थे उन्होंने इस बात को उठाया कि भाई स्टेटमेंट्स में तो बहुत सारे विरोधाभास हैं। तो कोर्ट ने अपना जजमेंट को जस्टिफाई करने के लिए वहां पे ये कहा कि ऐसा है, हर एक आदमी के तथ्यों को व्यक्त करने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए कुछ विरोधाभास आ सकते हैं। और यह भी कहा कि पुलिस जब पूछती है तो वहां पे आदमी अलग प्रकार से बयान देता है, और लेकिन जब कोर्ट में वकील साहब अलग अलग तथ्यों पर पूछते हैं तो वहां पे कुछ चीजें आ जानी स्वाभाविक ही है। तो कोर्ट ने अपने जजमेंट को यहां जस्टिफाई किया। इसके अलावा दोस्तों वकील साहब ने प्रश्न उठाया कि अब मारपीट कह रहे हैं, मारपीट का तो कहीं पे जो है कोई मेडिकल नहीं है, कुछ नहीं है। तो कोर्ट ने यहां पर अपना जस्टिफिकेशन ये दिया कि जरूरी नहीं है कि मारपीट हो, क्रूरता भी तो हो सकती है। जो मानसिक क्रूरता होती है उसके लिए भी 498 में दंड का प्रावधान है, तो दंडित किया जा सकता है। वकील साहब के इस आर्ग्यूमेंट को भी कोर्ट ने नहीं माना। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आया वो ये आया कि जितने भी गवाहों ने जो मुख्य परीक्षा दी थी उस पार्ट को तो कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा, लेकिन जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुए उसमें गवाहों ने क्या कहा वो सब कुछ नहीं लिखा। अभी मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। देखिए सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, पिता की गवाही में लिखा हुआ है कि मेरी बेटी को उसने 1 महीने ठीक से रखा, उसके बाद मारपीट करने लगा। बेटी अपनी गवाही में कहती है कि उसने 2 महीने मुझे ठीक ठाक रखा, उसके बाद मारपिटाई करने लगा। पहला विरोधाभास। लड़की कहती है कि वो तृतीय श्रेणी का कर्मचारी है अपने विभाग में, और पिता कहते हैं वो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है। दहेज की मांग कब की गई, मारपिटाई कब की गई, कोई स्पेसिफिकली डेट टाइम मेंशन नहीं है। अब खास बात दोस्तों, यहां पर जब आईओ साहब से क्वेश्चन पूछे गए तो उससे पूछा गया कि जब आपने बयान लिए थे इनके, तो क्या उसमें इस लड़की ने बताया था कि इतना दहेज मांगा गया है, इसके साथ मारपीट की गई है, शराब पी करके मारपीट की गई है? तो उसने क्लियरली अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या रखा है कि ऐसा उसने कुछ भी नहीं बताया था, ना ऐसा कुछ लिखवाया था। अब दोस्तों लड़के के पिता को भी विटनेस बना लिया इसमें पुलिस ने।
तो पुलिस ने जब लड़के के पिता से पूछा तो लड़के के पिता ने कहा कि हाँ, मैंने अपने लड़के को बेदखल कर दिया था। तो अब इसमें क्या हुआ, जब कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन ली तो बोला हाँ जी, लड़के के पिता के बयान हुए तो उन्होंने भी कहा कि मैंने अपने लड़के को निकाल दिया है क्योंकि वो उसका चाल चलन सही नहीं है। जबकि अपनी ही क्रॉस एग्जामिनेशन में लड़के के पिता ने साफ कहा था कि मैंने उसको बेदखल खुद से नहीं किया है, मेरे ऊपर प्रेशर बनाया गया मेरी बहू के परिवार वालों के द्वारा कि तुम पर झूठे मुकदमे करवा देंगे, इसलिए मैंने बेदखल करवाया था। लेकिन उस प्रति परीक्षा को नहीं देखा गया, केवल मुख्य परीक्षा को चीफ में जो उन्होंने बोला उसी चीज को उठा लिया गया। अगली बात देखिए, लड़की खुद एडमिट करती है कि लड़के ने 1 साल की पढ़ाई उसको कराई, लड़के ने उसको चुनाव भी लड़वाया, लड़के ने उसको सोने की चीजें भी लेके दी 1 साल की मैरिज में, और इससे ज्यादा क्या करेगा लड़का। अब लड़के ने अगर चुनाव भी लड़वा रहा है वो लाखों रुपए लगा करके, वो आपको पढ़ाई भी करवा रहा है, वो आपको सोने की चीजें भी दिलवा रहा है, तो कैसे उसने क्रूरता कर दी। और जबकि वो बाहर है मर्चेंट नेवी पर और घर में केवल कुछ ही समय के लिए आता है, साल में 4 महीने 5 महीने के लिए घर में आता है, बाकी समय बाहर रहता है, और लगभग 1 साल का आपका वैवाहिक जीवन है। अब दोस्तों एक टेक्निकल पॉइंट और जो मैंने इसकी अपील के लिए पकड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें 323 में सजा की गई। 323 क्या कहता है, मारपीट, आपके साथ मारपीट हुई। कोर्ट एक जगह पे खुद बोल रही है कि मारपीट नहीं हुई, कोई मेडिकल नहीं है, लेकिन मानसिक क्रूरता की वजह से हमने सजा की। तो मानसिक क्रूरता की वजह से आपने 498 में सजा कर दी, लेकिन 323 में तो मारपीट होना जरूरी है। तो जब एक तरफ तो आप खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि मारपीट नहीं है, इसलिए हमने मानसिक क्रूरता को बेस मानते हुए सजा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप 323 में सजा कर रहे हैं, तो 323 तो मारपीट का है। आपका खुद का मानना यह है कि इसमें कोई मेडिकल लगा हुआ नहीं है, मारपीट साबित नहीं है, तो फिर मारपीट की धारा में सजा कैसे। दहेज मांगना कहीं से साबित नहीं है, कुछ ऑन रिकॉर्ड उन्होंने रिसीव नहीं किया हुआ है, ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं आया दहेज के मामले में। लड़की ने लिखा है कि दहेज मांगा, लड़की ने तारीख तक मेंशन नहीं की कौन सी तारीख पे दहेज मांगा, तो कैसे दहेज की धारा में सजा हो गई। अब लड़कियां स्वयं स्वीकार करती है कि मुझे 1 साल की पढ़ाई मेरे पति ने करवाई, और उसके पिताजी कहते हैं नहीं जी, पढ़ाई तो मैंने करवाई थी। कॉन्ट्राडिक्शन है। मैं इस बात से सहमत हूं कि हर एक व्यक्ति का चीजों को बताने का तरीका अलग हो सकता है, व्यक्त करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ये थोड़ी ना कि फैक्ट्स ही चेंज करके बैठ जाओगे। अगर आप फैक्ट्स ही चेंज कर दोगे तो उस चीज को तो कंसिडर करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब लड़के की तरफ से गलतियों की बात करते हैं। यहां पर जो पत्नी थी, पत्नी ने इल्जाम ये लगाया था कि लड़के का अवैध संबंध है, और जिसके साथ इल्जाम लगाया था वो उसकी चचेरी बहन है। अब दोस्तों बात सारी ये आती है कि अगर वो उसकी बहन है तो लड़के ने इस एलिगेशन को कहीं भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, कहीं भी ये नहीं बोला कि नहीं मेरा ऐसा कोई संबंध नहीं है। और भी उसने आरोप लगाया कि भाई उसकी कंप्लेंट हुई, कंप्लेंट होने के बाद वो पुलिस में भी साथ में गया, लड़की के साथ घूमने भी गया, लेकिन लड़के ने किसी भी चीज को कहीं पे भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। उसका पूरा ध्यान इस बात पे था, इस पूरे मामले में, कि उसका परिवार एक इज्जतदार परिवार है, उनकी अच्छी प्रतिष्ठा समाज में है, यही चीज वो बार बार लेकर के आता रहा। लेकिन जो भी एलिगेशन लड़की ने लगाया उसको कहीं पे भी उसने डिनाई नहीं किया, और बाद में अपने जजमेंट में कोर्ट ने इसी बात को लिखा है कि भाई जो ये इस लड़की के साथ रहा, इस पे एलिगेशन थे, इसने कहीं पे भी एक बार भी डिनाई नहीं किया, ना किसी प्रकार का जस्टिफिकेशन दिया, और इस प्रकार से जो संबंध है उसको भी क्रूरता माना जाएगा लड़की पे। तो जब आप डिनाई नहीं कर रहे हो अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशन को, अपनी तरफ से कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हो, तो सबसे बड़ा फॉल्ट तो आपका इसी हैंड पे हो गया। अगली दोस्तों गलती यह है कि जितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई अभी, ये तो बहुत थोड़ी सी हैं, ऐसी ऐसी बहुत बड़ा जजमेंट है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये सारी चीजें कोर्ट के सामने किस मायने में रखी जाए, किस तरह से रखी जाए, ये मैटर करता है। लड़के का कहना यह है कि कोर्ट में किसी भी प्रकार का जो कॉन्ट्राडिक्शन निकल रहे हैं, ये सारे इतने सारे, इन सब चीजों को कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया गया मेरी तरफ से अच्छे से, इस वजह से भी मुझे सजा हुई। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। खैर जो भी है, जो भी कारण रहा हो, लेकिन मेन बात है कि बिना कुछ किए, बिना कुछ लिए, बिना मारपीट किए इस तरह के मुकदमे में इतनी छोटी धाराओं में सजा हो जाना बहुत बड़ी बात। अब देखिए परेशान होना पड़ रहा है, अभी अपील डलेगी, अपील में क्या होता है पता नहीं, फिर हो सकता है हाईकोर्ट जाना पड़े, हो सकता है जेल भी जाना पड़ जाए, और 2 साल सारा करियर खराब हो जाएगा, और जो धब्बा लगेगा वो अलग से। तो इसलिए थोड़ा सा आपको सोच विचार करना है, आपके जो भी केसेज है उनमें ये गलती आपको नहीं करनी। उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने कल प्रश्न पूछे थे कि सर थोड़ा सा आप क्लियर करो कि क्या गलती लड़के की तरफ से हुई, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी बता दिया, कॉन्ट्राडिक्शंस भी बता दिए, और लड़के की तरफ से मुझे क्या फॉल्ट लगे वो भी मैंने आपको बता दिए। हालांकि शॉर्ट में कल भी बताया था, लेकिन फिर भी आप लोगों की कंफ्यूजन थी, तो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों की 498A में। देखो पूरा ट्रायल आज मैंने आपको बताया, शुरू से लेकर के जो भी क्रॉस था, जो भी चीफ थी, जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे, जो भी कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, आखिरी तक ये सबके मामलों में होना है आज नहीं तो कल। इसलिए अभी से सतर्क हो जाइए। लापरवाही कर रहे हैं अपने केसेज में, नहीं जा रहे हैं डेटों पे कि ठीक है कुछ नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गलती करोगे तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए पहले दिन से ही अपने केस को सीरियसली लो, सीरियसली समझो, सीरियसली लड़ो। कहीं भी कोई गलत चीज नजर आ रही है उसको वहीं के वहीं अपोज करो, और इस प्रकार के झूठे केस से बाहर आओ। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।